मई 1993 को दो भाई एडी और रुडोल्फ डेसलर एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी में शामिल होते हैं। उन्हें इसका अंदेशा था कि ऐसा करने से पूरा शहर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, लेकिन आगे चलकर ये दोनों भाई दुनिया के सबसे बड़े और फेमस स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड बनाते हैं, एडिडास और पूमा। पर कैसे डेसलर भाइयों का नाजी पार्टी से जुड़ना दुनिया के सबसे मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड बनाने में मददगार साबित हुआ। चाहे आप फैन हो तीन स्ट्राइप्स के या फिर लीपिंग कैट के, तो आप भी इनडायरेक्टली नाजीज की हिस्ट्री से जुड़े हुए हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों भाइयों ने एडिडास और पूमा को बनाया, जिसमें उनके नाजी कनेक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे कि उनकी इसमें क्या भूमिका थी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और चलिए सुनते हैं आज की ये पूरी कहानी। पहले विश्व युद्ध से लौटने के बाद जर्मन शू मेकर एडोल्फ एडी डेसलर ने अपनी मां की जगह हर्ज़ोगिनारा में शू बनाना शुरू कर दिया, जो कि न्यूरमबर्ग के पास बवेरियन स्टेट में एक छोटा सा शहर है जहां सिर्फ 20,000 लोग ही रहते थे। एडी अपने भाई रुडोल्फ के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे। 1924 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ग्रोडर डेसलर एससी फैब्रिक रखा। ये नया बिजनेस खास तौर पर स्पोर्ट शूज बनाने पर ही ध्यान देता था। ग्रोडर डेसलर एससी फैब्रिक आज के टाइम में एडिडास और पूमा के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स वेयर कंपनीज में से एक है। पर ये दो भाइयों की कंपनी तो अलग ब्रांड्स में कैसे बढ़ गई, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। पर इसकी असली वजह समझने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा। डेसलर ब्रदर की शू फैक्ट्री ने जल्द ही सफलता हासिल कर ली थी और स्पोर्ट्स हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर दिया था। 1928 एम्स्टर्डम में ओलंपिक्स गेम्स में ज्यादा से ज्यादा जर्मन एथलीट्स ने उनके शूज पहने थे। स्पेशली लेना रेडके ने 800 मीटर्स के इवेंट में एडिडास शू पहनकर गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में युद्ध के बादल छाने लगे, डेसलर भाइयों ने भी अपने आप को राजनीतिक जाल में फंसते हुए पाया और फिर वो युद्ध के सामान की मैन्युफैक्चरिंग का जाल में फंस गया। 1930 की शुरुआत में रुडोल्फ और एडोल्फ डेसलर ने एडोल्फ हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया तो नाजी ने स्पोर्ट्स को जर्मनी के पब्लिक प्रोफाइल को बढ़ाने और आर्मी के जवानों को ट्रेन करने का टूल बना दिया। उनकी ये स्कीम के लिए ये शू कंपनी बिल्कुल फिट थी। नाजी रूल के अंडर डेसलर के स्नीकर्स की सेल्स तेजी से बढ़ गई और उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बना दिया। पर उनका नाजी पार्टी से जुड़े रहना उनकी कहानी में एक बुरा चैप्टर बन गया। उनके फुटवेयर का नाम 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स गेम्स तक पहुंच गया, जहां आइकॉनिक यूएस ब्लैक स्टार एथलीट जेसे ओवेंस ने उनके स्पाइक्ड एथलेटिक शू पहनकर दौड़ने का फैसला किया और 4 गोल्ड मेडल्स जीतकर डेसलर ब्रदर्स के शूज को दुनिया भर में फेमस कर दिया। भाइयों का नाजी पार्टी में शामिल होना उनकी लेगेसी में एक डार्क चैप्टर बन गया। 1936 ओलंपिक्स के दौरान एडोल्फ हिटलर काफी फ्रस्ट्रेट हो गए, खास तौर पर जैसे ओवेंस की जीत के बाद दोनों के बीच तनाव था। हिटलर ने पहले सोच रखा था कि वो ओवेंस से हाथ नहीं मिलाएंगे। डेसलर भाइयों के नाजी रेजिमे के साथ कनेक्शन ने उनकी सफलता के एथिक्स पर सवाल उठाए थे। इस इंसिडेंट पर ओवेंस ने कहा, मुझे हिटलर से हाथ मिलाने के लिए नहीं बुलाया गया, पर मुझे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट से हाथ मिलाने के लिए भी नहीं बुलाया गया था। डेसलर ब्रदर्स की लेगेसी जो 20वीं शताब्दी के स्पोर्ट्स के दौरान बनी, अब एक कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल एसोसिएशन का बोझ लेकर चल रही थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके पारिवारिक रिश्ते और ज्यादा कमजोर हो गए। 1944 तक डेसलर की पहले से फेमस शू फैक्ट्री जर्मन वॉर मशीन का एक हिस्सा बन गई थी, जिसे एंटी टैंक वेपन्स बनाने के लिए यूज किया जा रहा था। जब युद्ध चल रहा था तब डेसलर ब्रदर्स ने एक दूसरे को अलविदा कहा, वो भी ऐसी सिचुएशन में जो युद्ध के तनाव से भरी हुई थी। उनके बीच इस दूरी का कारण अभी तक क्लियर नहीं था, पर यह पक्का था कि युद्ध ने उनके रिश्ते पर गहरा असर किया था। 1943 में जब एडी और उनकी पत्नी एक बॉम्ब शेल्टर में शरण ले रहे थे, तब रूडी और उनकी पत्नी भी अंदर आते हैं। एडी ने कहा, वो गंदे लोग वापस आ गए हैं। एडी ये सब अलाइड ट्रूप्स के बारे में कह रहा था, पर रूडी जो बस अभी अंदर आया था, उसे लगा कि वो ये सब उसके परिवार के बारे में बोल रहा है। जब रूडी को नाजीज के लिए बुलाया गया तब उसने शक जताया कि एडी और उसकी पत्नी इसके पीछे हैं। ये सब इसलिए ताकि वो उनसे छुटकारा पा सके। अपनी ड्यूटी छोड़ने के लिए अरेस्ट होने पर रूडी का शक और भी बढ़ गया। युद्ध के थोड़े समय बाद रूडी डेसलर को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने शक किया कि रूडी वेफन एसएस या गेस्टापो के लिए काम कर रहा था।
रूडी ने कुछ वक्त प्रिजन कैंप और वॉर कैंप में बिताया। बाकी दूसरी तरफ एडिडास अपनी शू फैक्ट्री को दोबारा बनाने में लगा रहा और साथ ही अमेरिकन मिलिट्री को एडिडास शूज बेच रहा था। बाद में रूडी ने दावा किया कि एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट ये साबित करती है कि उसके ही भाई एडी डेसलर ने उसे धोखा दिया था। क्या आप इस बात का विश्वास कर सकते हैं? 1948 में तो ये पूरी कहानी अपने चरम पर थी। इन सब के बाद एडी ने एडिडास की शुरुआत की, जबकि रूडी ने भी एक बड़ी शू कंपनी पूमा को सेटअप किया। दोनों भाइयों के बीच की दुश्मनी ने उनके पूरे शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया, जहां लगभग हर परिवार में से एक व्यक्ति इन दोनों शू कंपनी में से किसी एक के लिए काम कर रहा था। आर्च नदी ने इस शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एडिडास ने नदी के नॉर्थ हिस्से को अपना इलाका बनाया, जबकि पूमा ने अपना काम नदी के साउथ हिस्से में चालू कर दिया। दोनों कंपनीज के वर्कर्स एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। वो अलग अलग दुकानों, नाइयों, बार्स और बेकरीज में जाते थे। शहर का हर व्यापारी या तो एडिडास का वफादार था या फिर पूमा का। ऐसा कोई नहीं था जो दोनों का एक ही साथ वफादार हो। हेर्ज़ोगिना शहर को बेंट नेक सिटी का नाम मिल गया, क्योंकि वहां के लोग दूसरे लोगों के जूते देखकर ये कोशिश करते थे कि उनसे बात करनी चाहिए या नहीं। 1950 में एडिडास की सफलता तेजी से बढ़ने लगी। युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक उन्नति और वेस्ट जर्मन फुटबॉल टीम के सन 1954 में फुटबॉल कप जीतते समय इन्होंने एडिडास बूट्स पहने हुए थे, जिस वजह से एडिडास का नाम और भी फेमस हो गया। पूमा ने भी अपनी जीत का जश्न सन 1954 में मनाया, जब हैनोवर 96 ने बुंडेसलीगा चैंपियनशिप जीता, जिसमें ज्यादातर खिलाड़ियों ने पूमा के ब्राजील फुटबॉल बूट्स पहने हुए थे। 1996 में पोर्तुगीज फुटबॉलर यूसबिगो डोनिंग ने पूमा के बूट्स पहनकर वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर का खिताब भी जीता था। एडिडास के लिए एक नए युग की शुरुआत सन 1984 में हुई, जब उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक शू लॉन्च किया जो एथलेटिक्स के लिए कंप्यूटर सिस्टम से लैस था, जो स्टैटिस्टिकल डाटा देता था। ये फुटवेयर टेक्नोलॉजी के इवॉल्व के लिए बड़ा कदम था। एडिडास और पूमा दोनों की सफलता और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज की कहानियों ने एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स वेयर की दुनिया में काफी बड़ा योगदान दिया। डेसलर भाइयों के बीच की दुश्मनी उनके जीवन में सुलझ नहीं पाई। रूडी की सन 1974 में, एडी की सन 1978 में मौत के बाद भी ये दूरी बरकरार रही। दोनों भाइयों को एक ही कब्रिस्तान के अलग अलग कोने में दफनाया गया, वो भी जितना दूर हो सके उतना दूर। ये जो दूरी थी उनके रिश्ते में दुश्मनी को दिखाती थी। लेकिन सितंबर 2009 में एडिडास और पूमा के बीच सुलह की किरण दिखाई दी। दी टेलीग्राफ न्यूज़पेपर ने एक रिमार्केबल इवेंट का जिक्र किया, जिसमें एडिडास और पूमा के स्टाफ की 2 टीम्स ने एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेला। ये घटना दशकों की दुश्मनी को खत्म करने का एक प्रयास था, जो कि एक पारिवारिक झगड़े से शुरू हुई थी और मौत भी उसको खत्म नहीं कर पाई। ये मैच एक काफी लंबी दुश्मनी के बाद दोस्ती के लिए हुआ था, जो मंडे की रात को 7-5 स्कोर लाइन पर खत्म हुआ। लेकिन ये जीत किसी की भी नहीं थी। जी हाँ, किसी की भी नहीं। ये मैच एक सबूत था कि कुछ झगड़े ऐसे ही होते हैं जो सुलझाने से भी नहीं सुलझते, फिर चाहे वो फुटबॉल के ग्राउंड पर ही क्यों ना हो। तो ये थी एडिडास और पूमा की अद्भुत कहानी। अगर आपके भी भाई बहन हैं तो आशा है कि आपके रिश्ते इतनी हद तक तो ना पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसे ही मत चले जाइए। हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए, और हम अगली वीडियो में ऐसी ही एक और अमेजिंग स्टोरी आपके लिए लाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।